इसका इंट्रोडक्शन में आप पहले क्या देखेंगे, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, क्या है, कथन, जिसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, टू से या टू स्टेट। ठीक है, अगर बात की जाए कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला क्या है, डायरेक्ट यानी जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। अगर इसकी परिभाषा देखें तो जब किसी स्पीकर यानी जो बात आपसे कोई बोल रहा है ना, ज्यों का त्यों यानी उसी की भाषा में, मेन रूप यही है, बात को उसी की भाषा में व्यक्त जो करते हैं हम ना, तो कौन सा नरेशन होता है, डायरेक्ट। दूसरा देखिए इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष कथन, मतलब जब स्पीकर की बातों को यानी वक्ता की बातों को, मेन बात यहाँ पर अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा में जब हम व्यक्त करते हैं तो कौन सा नरेशन होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, अब इसका आप एग्जांपल देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन कैसे लिखा जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको आगे अभी लिख रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, कोई एक लड़का है जिसका नाम है क्या, ये सोहन से बोला है कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। ठीक है, अब यही बात जो सोहन है किसी दूसरे से कैसे घुमा कर बोलेगा कि, अब ये अगर मान लीजिए आपसे ये बोलेगा तो ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, नहीं, ये बोलेगा वह यानी कौन, रोहित किसकी सहायता करता है, मेरी नहीं, अब बोलेगा उसकी सहायता, हिम। ठीक है, घुमा कर बोलेगा ना। तो जैसे अगर कोई स्पीकर जो बात बोला है उसे ज्यों कहते हैं उसी के लैंग्वेज में अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट। अगर बात को घुमा कर बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप समझ गए। अब आप आगे देखेंगे कि जो डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं ना, इसमें क्या क्या पार्ट होता है। डायरेक्ट नरेशन किधर में, इधर कामा से पहले जो चीजें उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा की जो भीतर चीजें हैं उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट नरेशन है ना, इसके कितने पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होगा, कामा के बाहर जो चीजें हैं इसे बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच इसे बोलते हैं किसे, जो इन्वर्टेड कामा के भीतर हो। अब देखो इधर ध्यान से सुनो तुम लोग, जो कामा से बाहर है उसमें होता है तीन भाग। पहला क्या होता है, जैसे कोई भी बात है उसे कोई तो बोलने वाला होगा और कोई सुनने वाला होगा, दो लोग तो जरूर होंगे ना। तो पहला क्या होता है, स्पीकर, जिसे हम और क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है इधर, राजू। दूसरा भाग क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा भाग जिसे हम बोलते हैं लिसनर, इसे दोबारा क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट है, मी। ठीक है, ये किसका भाग हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच। कहीं कहीं आप देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखा रहता है, तो पूरा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब तो केवल इतना है ना, ये तो उसका सब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इन्वर्टेड कामा के भीतर जो चीज है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं इधर, रिपोर्टेड स्पीच। इसका भी अपना कोई सब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब होगी और कोई ऑब्जेक्ट होगा, सब कुछ इसमें होगा कि नहीं। तो आप हेडिंग लिखेंगे अगला क्या, जनरल रूल्स। ठीक है, जनरल रूल में तीन रूल मेन है। पहले रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन का मतलब है कि सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउन यूज किए गए हैं, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस का हो, सबको चेंज करना पड़ता है, उसका कुछ स्पेशल रूल है। दूसरा रूल क्या है, चेंज ऑफ टेंसेस, और तीसरा रूल क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पर्सन में तो बताई दिए कि जो पर्सनल प्रोनाउन में है सब कुछ उसे चेंज करना पड़ेगा। टेंस में क्या होता है, टेंस में अक्सर ये होता है कि जितने भी प्रेजेंट टेंस है सबको पास्ट में करना पड़ता है ना, टेंस का ये रूल है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होता है हमारा क्या क्या है,
टाइम, समय चेंज करना पड़ता है, और क्या, प्लेस चेंज करना पड़ता है, ठीक है, इसमें अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इतना सब कुछ रूल पढ़ेंगे तब जाकर हम नरेशन थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चेंज ऑफ पर्सन का।